आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को अपना सही नाम बताने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही हैं, जिनमें पहली बात यह है कि पुलिस लोगों को उनकी दुकान के बाहर या ढाबे के बाहर उनके नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दूसरा, होटल, दुकानों और ढाबों के मालिक ये तो बता सकते हैं कि उनके यहां शाकाहारी खाना मिलता है या मांसाहारी खाना मिलता है, लेकिन किसी भी दुकानदार को उसका या उसके कर्मचारियों का नाम पूछने के लिए या बाहर बोर्ड लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तीसरा, पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और यह फैसला लागू ही नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि उन्होंने इस फैसले को आखिर किस उद्देश्य से लागू किया था। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद अब मुजफ्फरनगर में जिन ढाबा मालिकों ने, जिन दुकानदारों ने अपने दुकानों और ढाबों के बाहर अपने नाम के नए बोर्ड लगा दिए थे, उन लोगों ने अब अपने नए बोर्ड्स को हटाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो फलों के ठेले यहाँ पर लगे हुए हैं, उस आदेश के बाद से ये नाम लगने यहाँ पर शुरू हो गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अपने अपने दुकानों पर या प्रतिष्ठानों पर ये नाम के बोर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है? हाँ जी, हटा दिया है, परमानेंट हट जाने चाहिए जी, ये तो भेदभाव था। देखो अब जैसे बोर्ड हटा दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा चल रही है, वहाँ काम ठीक रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह काम ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। करना पड़ रहा था इसे लेकर के जब ये बोर्ड लगे थे? बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, फर्क परमानेंट के लिए हट जाना चाहिए बस। ये दुकान है मेरे पीछे जिससे हमने पहले भी बात की थी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बोर्ड लगाने के जो आदेश किए हैं, देखना होगा उनसे कि आखिरकार क्या फर्क काम पर पड़ेगा इस बार। कुछ लोगों का कहना था कि ये नाम लगाने जो है वो गलत थे, इससे जो है आपस में भेदभाव पड़ेगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं, सही है, कहा इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको यह पता चले कि संगम भोजनालय, मां भवानी जूस कॉर्नर, जनता वैष्णो ढाबा, श्री खाटू श्याम ढाबा, नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, हिमालयन ढाबा, सैनी रेस्टोरेंट, पंजाबी ढाबा, चौधरी स्वीट्स, नीलम स्वीट्स और अनमोल कोल्ड ड्रिंक्स जैसी दुकानों और ढाबों के मालिक असल में मुस्लिम समुदाय के हैं, तो क्या आप इन ढाबों पर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे? मेरा भी आपसे आज ये सवाल है, अगर आपको यह पता चल जाए कि किसी वैष्णो ढाबे का मालिक किसी दूसरे समुदाय का है, तो क्या आप वहां पर खाना खाना छोड़ देंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को क्या आज के इस युग में अपना नाम छिपाने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता हो सकती है किसी को भी अपना नाम छिपाने की? एक जमाना था जब बड़े बड़े अभिनेताओं ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने नामों को बदल लिया था। वो दूसरे नामों से फिल्मी स्क्रीन पर आते थे। जैसे मशहूर अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए थे, मुमताज बेगम मधुबाला बन गई थी, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी मशहूर कॉमेडियन जगदीप बन गए थे और मशहूर कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी असल में जॉनी वॉकर बन गए थे। लेकिन आज के नए भारत में क्या किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता है? क्या किसी को भी यह करने की जरूरत है? आज शाहरुख खान को क्या अपना नाम बदलने की आवश्यकता है? सलमान खान और आमिर खान की पहचान उनके मूल नामों से होती है और इन तीनों खान्स के जो फैंस हैं उनमें सभी धर्मों के लोग हैं, उनमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं और करोड़ों हिंदू धर्म के लोग इन तीनों खान्स की फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से टिकट खरीदते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब आप शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो क्या आपको पता नहीं होता कि शाहरुख खान एक मुस्लिम है, वो इस्लाम को मानने वाले अभिनेता हैं? लेकिन तब भी देश के हर वर्ग में उनके फैन हैं और लोग उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। और यहां बात सिर्फ फिल्मों की और अभिनेताओं की नहीं,
आज हमारे ही देश में एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की चेन है जिसका नाम है करीम्स। उसकी 140 से ज्यादा ब्रांच है। अल बेक रेस्टोरेंट के देश भर में 180 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। इसी तरह नजीर फूड्स की भी हमारे देश में कई शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं। और ऐसा नहीं है कि नाम के कारण इन रेस्टोरेंट्स को कोई नुकसान हुआ है। ये मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आपके शहर में भी होंगे। लेकिन क्या आप आज जो हिंदू हैं, क्या वो निजाम से खाना नहीं मंगाते? क्या वो करीम से खाना नहीं मंगाते? क्या नजीर फूड से खाना नहीं मंगाते? मंगाते हैं। सच्चाई यह है कि अपने नाम के कारण ही ये सारे रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स इतनी चर्चित हैं और चल भी रही। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में यह बहस शायद सही ही नहीं होगी कि किसी दुकानदार या रेस्टोरेंट का मालिक अगर अपनी पहचान बता देता है सही तो इससे उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से आगे आज आप समझ पाएंगे। आज हमारी टीम मुजफ्फरनगर में कई दुकानों और ढाबों पर गई जहां ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि उन्हें किसी दुकानदार के नाम से, उसकी पहचान से या उसके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ढाबा अच्छा होना चाहिए, रेस्टोरेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, बैठने की जगह बढ़िया होनी चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को खतरे में बताने की दुकानें अलग अलग अब चला रहे हैं। यह भी एक अलग दुकान है और इस दुकान का नाम है कि इस पे बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। और अपनी इन्हीं दुकानों को बचाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे मामलों में इतना ज्यादा द्वंद्व पैदा कर देते हैं कि देश वास्तविकता को असल में समझ ही नहीं पाता। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्होंने पहले पूछ लेते हैं आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते। अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं। होटल वाले क्या कहते हैं, वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना बना? अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता है, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा। और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करे। अब मैं जब जा रहा हूँ तो हरिद्वार से आगे मुझे यहाँ दिखाई दे गया सलीम भोजनालय। अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या कोई मुसलमान होकर के हिंदू नाम पर ढाबा चला रहा है, और अगर इससे फर्क पता चल जाए तो क्या यात्रियों को फर्क पड़ता है। इस सलीम भोजनालय पर यहाँ जितने लोग खाने रुके हुए हैं, ये हिंदू हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये कांवड़ यात्री हैं, ये भोले हैं। और ये तमाम भोले यहाँ ये रुके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सलीम भाई का भोजनालय है। कभी इस तरह का भेदभाव देखने को मिला है कि किस धर्म किस जाति का ढाबा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में ये नहीं आया कि सलीम के ढाबे पर रुक गए तो धर्म खंडित हो जाएगा? नहीं बोले, नहीं। सलीम भाई के ढाबे पर इतने लोग बैठे हैं, ये सलमान है, ये कांवड़ यात्री हैं। आपके घर वाले नहीं कहते, आपके धर्म के लोग नहीं कहते मुसलमान होके कांवड़ क्यों ले जा रहे हो? घर वाले कुछ नहीं कहते मेरे, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो सलमान भोले बने हुए यहाँ पे। सारे कांवड़ यात्रियों को भोले कहा जाता है, ये सलमान भी भोले हैं। अब आप सलमान के साथ जाते हो, आपके साथ लोग नहीं कहते मुसलमान के साथ क्यों जा रहे हो यात्रा लेके? नहीं कहते। सलीम भाई जो ढाबा चला रहे हैं, ये बताइए, ये भोले रुके हुए हैं, आपको पता है ना कि ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? मेरा प्याज लहसुन का है जी। तो आप कैसे बनाते हो? हम इसमें टमाटर और जीरा का तड़का। लहसुन प्याज नहीं डालते। लोग रास्ते में किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं? बोले जैसे कोई लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध खाना हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ढाबे पर जाएं और वो आपको गलत खाना दे देते हो? पहले पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ गलत? कभी ऐसा हुआ। जब आप यात्रा पे निकलते हैं, किसी ढाबे पर क्या ये नाम देखते हैं कि हिंदू का ढाबा है या मुस्लिम ढाबा है, या उनसे नाम पूछते हैं जो परोस रहा है वो किस रिलीजन का है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी ये पूछा है कि भाई आप हिंदू ढाबा है, परोसने वाला मुस्लिम है, या किस धर्म का, किस जाति का है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं पूछा हमने कभी। खाने पर जब आप आते हैं ढाबे पर, क्या उनसे पूछते हैं लहसुन प्याज का खाना है या सात्विक है, या वो बोलते हैं कि हमने कैसा बनाया है? वो खुद ही बता देते हैं कि लहसुन प्याज और नॉनवेज हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कितने सालों से आप आ रहे हैं यात्रा? इन भाई को 4-5 साल हो गए और मेरा पहली बार है। पहली बार। 4-5 सालों में जितने बार आप रुकते हैं रास्ते में खाने, कभी ऐसा हुआ कि आपको पूछना पड़ा हो खाने में क्या बनता है, या वो बताते हैं? नहीं, वो खुद ही बता देते हैं आगे से ही। कभी धर्म, जाति, नाम या ढाबे पर किसका है ये देखकर रुकते हैं खाने पीने?
ऐसा कुछ नहीं है, मोमडन भी होगा, वो भी सही सही खाना देगा, अच्छा खाना। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम का ढाबा हो या परोसने वाला मुस्लिम हो, आपको लगा हो कि हो सकता है आपके खाने में किसी तरह की मिलावट हो, सात्विकता ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं लगा। और अगर किसी मुस्लिम का ढाबा हो, आप वहाँ रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, आगे मैं मुस्लिम के घर में भी रुक रखा हूँ, घर में भी रुक रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति आपको खाना परोस रहा है या वो ढाबा चला रहा है, तो आपको ऐसा मन में आया कि आपकी सात्विकता भंग हो गई? बोले हम ये सब तो देखते नहीं है, लेकिन ऐसा मन में ख्याल भी नहीं आता हमारे, वैसे तो कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, बोले 12 साल में आज तक नहीं आया कभी। बोले तो हमारे देश में असल में एक खास वर्ग के लोगों ने इस पूरे मामले को मुस्लिम विरोधी बना दिया है, जबकि यह मामला हिंदुओं की धार्मिक शुद्धता से जुड़ा हुआ था। और सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्या कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं उस ढाबे का मालिक कौन है, उस ढाबे की रसोई को संचालित कौन करता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी बना दिया और ऐसा पेश किया कि जैसे अब मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, ये आर्थिक बहिष्कार है और अब ये मामला असल में अपनी सही दिशा से भटक चुका है। और कोई भी इस विषय पर यह बात नहीं कर रहा कि क्या हिंदुओं को अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे अलग अलग देशों में दूसरे धर्मों के लोगों को होता है, इस्लाम धर्म के लोगों को होता है। वो भी अपने धर्म का पालन करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कहां से वो खाना आ रहा है। भारत में हर साल लगभग 5 करोड़ हिंदू कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और कांवड़ बांस या लकड़ी से बना वो डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकों से, झंडों, धागों और चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश लटके होते हैं। इसे कहते हैं कांवड़। और ये वही कलश होते हैं जिनमें श्रद्धालु गंगा जल भरकर वापस अपने घर लाते हैं, अपने मंदिर में लाते हैं और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन करना अनिवार्य होता है और इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है, उसे नीचे नहीं रखा जाता। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये यात्रा कितनी कठिन होती है और इसमें कांवड़ को जमीन पर रखना वर्जित है। और इसी धार्मिक शुद्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में दुकानदारों को उनके नाम बताने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालु जिस मार्ग से गंगा नदी के तटों पर जाते हैं उस मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर वो 1 महीने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सब मिलाकर अगर हम देखें तो। इसके अलावा यह मामला ऐसा है कि इसका देश भर में हिंदुओं पर प्रभाव दिख सकता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पूजा अर्चना भगवान शिव की होती है। पीयू रिसर्च के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, 35% लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, 32% गणेश जी की, 28% देवी लक्ष्मी की, 21% भगवान श्री कृष्ण की, 20% देवी काली की पूजा करते हैं और भारत के 17% लोग भगवान श्री राम को अपने सबसे करीब मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे भारत के हिंदुओं के मन और मस्तिष्क में बसे हुए हैं। तो आज अब बड़ा सवाल यह है कि असल में हमने आपको जिन लोगों के साथ बातचीत दिखाई, लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में अब आज के युग में वर्ष 2024 में किसी भी मुसलमान को अपने ढाबे का नाम, अपने दुकान का नाम संगम भोजनालय, मां भवानी जूस कॉर्नर, जनता वैष्णो ढाबा, खाटू श्याम ढाबा, नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने नाम से भी अपना ढाबा या रेस्टोरेंट खोलेंगे तो भी तमाम तरह के हर धर्म के लोग वहां पर आएंगे, क्योंकि लोग उनका धर्म देखकर नहीं आ रहे, लोग ये देखकर आ रहे हैं कि उनके रेस्टोरेंट में या उनके ढाबे पर खाना कैसा है, खाना कितना स्वादिष्ट है और वो अपने ग्राहकों का कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए अब वो जमाने चले गए और इन सारे लोगों को भी असल में सत्यता के साथ चलना चाहिए, सच के साथ चलना चाहिए। जो इनका धर्म है वो बता देना चाहिए और उसके बाद लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो उनके यहाँ खाना खाते हैं या नहीं। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका धर्म जानने के बाद लोग वहां पर नहीं आएंगे और फिर वो उसे छुपाने के लिए उसका नाम बदल रहे हैं, तो ये धोखा हुआ। ये सारे लोग मानेंगे तो कि फिर ये किसी की
ये किसी की मानसिकता के साथ और किसी की भावनाओं के साथ ये एक तरीके का धोखा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कुछ और समझकर आपकी दुकान पर आ रहा है और आप उसे असलियत नहीं बता रहे। तो इसलिए सच के साथ चलना चाहिए, जो है वो बताना चाहिए। और आज हमारे देश में ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ज्यादातर लोग बहुत खुले मन से बाहर जाते हैं और वो अपनी चॉइस करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कौन व्यक्ति वेजिटेरियन खाना खाता है, कौन नॉन वेजिटेरियन खाता है, ये उनकी पसंद है, ये उनकी चॉइस है, उस पर छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से कौन सा कस्टमर, कौन सा ग्राहक कैसे ढाबे में जाना चाहता है, कैसे रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, ये उसकी चॉइस है, उस पर छोड़ देना चाहिए। और इसमें किसी को भी ना तो अपना धर्म छुपाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी को भी अपनी और कोई पहचान छुपाने की आज आवश्यकता है। भारत कम से कम इतना परिपक्व तो अब हो चुका है। अब हम आपको श्रावण मास के बारे में भी आज जरूर कुछ बताना चाहेंगे, जिसे सावन का महीना कहते हैं और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव और देवी पार्वती भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और इसीलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जाता है। इसलिए इस मास को इतना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यह मान्यता भी है कि जब श्रावण मास में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और इस समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला था, तो शिवजी ने संसार की रक्षा करने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और इस विषपान से उनका ताप काफी बढ़ गया था और इसी के बाद देवराज इंद्र ने जल वर्षा करके शिवजी के इस ताप को कम किया था, जिसकी वजह से अब हर वर्ष श्रावण के महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। हालांकि शिवजी से जुड़े एक प्रसंग में एक बहुत बड़ी सीख भी आपके लिए छिपी हुई है और वो ये है कि आपको अच्छे में हमेशा पीछे और बुरे में हमेशा आगे रहना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तब कोई भी उस विष को पीना नहीं चाहता था और इसके बाद भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को पिया। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उन्होंने इस अमृत को देवों को पीने के लिए दे दिया, देवताओं को दे दिया और खुद पीछे रहे। इसीलिए कहते हैं कि जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कण कण में व्याप्त हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो, जिनमें सृष्टि भी विलीन रहे, वही भगवान शिव है। आज कांग्रेस पार्टी के उस दावे का फैक्ट चेक आपके लिए करेंगे जिसमें यह कहा गया कि आजादी के वक्त आरएसएस ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया था। ये काफी आप सुनने को आपने कई जगह ये सुना होगा, पढ़ा होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था, तब आरएसएस भारत के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ था। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह दावा पूरी तरह से सत्य है, क्या यह सही है? तो आज इसका एक फैक्ट चेक हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि इसके बाद कोई भी आपको कंफ्यूज ना कर पाए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस एड हॉक कमेटी ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव दिया, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 23 जून 1947 को अपनी खुद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस 10 सदस्यों वाली कमेटी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 10 जुलाई 1947 को जब इस कमेटी की पहली बैठक हुई, तब इसमें शामिल होने के लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जबकि वो इस कमेटी में नहीं थे। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज वही रहेगा जिसे कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1931 में मान्यता दी थी। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झंडे को ही कुछ मामूली बदलावों के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया था। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर आज की स्थिति में बीजेपी ये कहने लगे कि वो अपनी पार्टी के झंडे को कुछ बदलावों के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज बना रही है। अगर ऐसा हो तो विपक्षी दल सोचिए आज क्या कहेंगे। अगर आज बीजेपी ये कह दे कि हम अपने झंडे को उसमें कुछ और छोटे मोटे बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, तो विपक्षी दल क्या कहेंगे आज आप वो जरा कल्पना करके देखिए। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के झंडे को भी तिरंगा ही कहा जाता था, क्योंकि ये उन्हीं तीनों रंगों का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफेद रंग था, जिस पर नीले रंग का एक चरखा बना हुआ था, और सबसे नीचे यही हरा रंग था।
जो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। और कांग्रेस पार्टी के इसी ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहते थे, जिसे बाद में संविधान सभा ने भी सिर्फ एक बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया था। अब आपके लिए क्विज ये है कि कौन सा बदलाव था। ये कांग्रेस पार्टी का झंडा आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज अगर आप देखेंगे तो इसमें और उसमें क्या बदलाव है। एक बदलाव यह था कि कांग्रेस के ध्वज में बीच में जो चरखा है, ये जो अंकित चरखा है, ये पीछे से देखने पर उल्टा दिखाई देता था, और जिसके कारण कई सदस्य चाहते थे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इस चरखे की जगह नीले रंग के धर्म चक्र को अंकित किया जाए, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं, जो कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि देखिए, इसमें समस्या ये थी कांग्रेस के झंडे में, अगर आप सामने से देखेंगे तो चरखा आपको ठीक दिखाई देगा, लेकिन अगर पीछे से जाकर इस झंडे को देखेंगे तो आपको चरखा उल्टा दिखाई देगा, और इसीलिए उसकी जगह ये अशोक चक्र लगाया गया। और इसी बदलाव के साथ आज ही के दिन, आज से 77 वर्ष पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि यह राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस पार्टी के ध्वज से ही प्रेरित था, बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, और आरएसएस ने इसी कारण इसका विरोध किया था। और यह विरोध भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नहीं था, बल्कि यह उस राष्ट्रीय ध्वज को चुनने की प्रक्रिया का विरोध था। आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा था कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आए हैं, उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी इसका सम्मान नहीं करेंगे, और तीनों रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। यह उस समय लिखा था। संघ के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमारे देश के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया है जो फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, और इसमें केसरिया रंग हिंदुओं के लिए है, हरा रंग मुसलमानों के लिए है और सफेद रंग बाकी के धर्मों के लिए है। और इसी पुस्तक में वो आगे लिखते हैं कि क्या हजारों वर्षों की संस्कृति में भारत के पास ऐसा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था जिसे भारत अपना राष्ट्रीय ध्वज कह सके, जिसे अपना राष्ट्रीय ध्वज बना सके। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक ऐसे ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया जिसमें तीनों रंग अलग अलग धर्मों के लिए हैं। और यह बात सही भी है। जो तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, उस तिरंगे का मूल डिजाइन असल में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1916 से 1921 तक 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय झंडों के डिजाइन का अध्ययन किया, और वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग के झंडे का डिजाइन दिखाया, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। और उस समय गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने शांति के प्रतीक सफेद रंग को इस ध्वज के बीच में शामिल किया, और इसमें चरखे को भी उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगा, ये आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा। और बाद में जब वर्ष 1931 में कांग्रेस पार्टी ने इस ध्वज को मान्यता दी, तो उसने इसमें एक संशोधन करके लाल रंग को केसरिया रंग से बदल दिया, और बाद में कांग्रेस पार्टी के इसी ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ और बदलावों के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया, और इसी का आरएसएस ने विरोध किया था। आरएसएस का मत यह था कि कांग्रेस का ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का ध्वज है। दूसरा, भारत के ध्वज में अलग अलग धर्मों को परिभाषित करने वाले 3 रंग नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें सिर्फ एक ही रंग होना चाहिए, और वो है भगवा रंग। तो जरा कल्पना कीजिए, आरएसएस के इस आइडिया पर आरएसएस चाहता था कि एक रंग का ही ध्वज होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, और वो भगवा रंग का होना चाहिए। और उसकी तीसरी दलील ये थी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को चुनने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। हालांकि ये आपत्तियां जब संविधान सभा के समक्ष आईं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तिरंगे के तीनों रंग किसी भी धर्म को परिभाषित नहीं करते। यहां एक सवाल यह भी है कि अगर आरएसएस तिरंगे के खिलाफ था, तो उसने फिर 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को अपने नागपुर स्थित मुख्यालय में इसी तिरंगे को क्यों फहराया? इसके अलावा बहुत सारे लोग यह भी दावा करते हैं कि वर्ष 2002 तक संघ ने अपने नागपुर मुख्यालय पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, जबकि यह दावा भ्रामक है। सच यह है कि वर्ष 1950 में एक कानून लागू हुआ देश में,
जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम बदल दिए गए और इसमें यह नियम आया कि देश में तिरंगे को निजी तौर पर नहीं फहराया जा सकता और इसी के कारण संघ ने वर्ष 2002 तक अपने नागपुर मुख्यालय में कभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया और संघ कहता है कि तिरंगा ना फहराने की वजह नियम थे, ना कि संघ तिरंगे के खिलाफ था। आज एक और वजह से आरएसएस को लेकर विवाद हो रहा है और वो है मोदी सरकार का एक नया फैसला। मोदी सरकार ने वर्ष 1966 के उस सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी और सरकार ने कहा है कि उसने इस फैसले की समीक्षा की और समीक्षा के बाद पाया कि आरएसएस पर इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी इस फैसले के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकता है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने संघ को खुश करने के लिए वर्षों पुराने इस प्रतिबंध को अब समाप्त किया है क्योंकि वो इसके जरिए संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहती है। आरएसएस पर यह प्रतिबंध वर्ष 1966 में उस समय लगा जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय देश में गौ हत्या के खिलाफ बड़े स्तर पर संसद का घेराव हुआ और इस घेराव के दौरान संसद के आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी भी की थी जिसमें 7 लोग मारे गए। इन दंगों के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उस समय सरकार का कहना था कि आरएसएस और जमाते इस्लामी सामाजिक संगठन नहीं बल्कि यह राजनीतिक संगठन है और इन संगठनों की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों का शामिल होना उचित नहीं हो सकता और ये गैर कानूनी है। और आरएसएस पर यह प्रतिबंध 58 वर्षों तक जारी रहा, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को निरस्त किया है और इस फैसले ने अब 2 सवालों को लेकर बहस छिड़ दी है। पहला सवाल ये कि क्या इस फैसले से मोदी सरकार आरएसएस को खुश करना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आरएसएस की तरफ से ऐसे कई बयान आए जिनमें ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के संबंध अब पहले जैसे मधुर नहीं रहे। दूसरा सवाल यह कि अगर यह प्रतिबंध सही नहीं था तो मोदी सरकार ने 58 वर्ष पुराने इस फैसले की समीक्षा पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं की? जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। देखिए, काफी अजीब चीज है क्योंकि आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? आरएसएस एक विचारधारा है और उस विचारधारा से देश का बहुसंख्यक लोग जो हैं मुखालफत करते हैं। 70% से ज्यादा लोग इससे असहमत हैं। तो ऐसे में एक विचारधारा के साथ लोगों का जोड़ना, और कर्मचारी को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। वो एक विचारधारा के साथ जुड़कर काम करेगा तो निष्पक्षता नहीं बचेगी। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, कुछ फैसले ऐसे किए जाते हैं जिनका असल में जमीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस भी कभी इस इंतजार में नहीं बैठी थी कि ऐसा फैसला कभी कोई सरकार करेगी और इस फैसले के बाद आरएसएस की तकदीर बदल जाएगी, आरएसएस को कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इस देश में वाजपेयी जी की भी सरकार रही, उन्होंने भी इस फैसले को नहीं बदला। उसके बाद मोदी जी की भी सरकार रही, उन्होंने भी 10 साल तक इस फैसले को नहीं बदला। असल में कुछ फैसले ऑप्टिक्स के लिए किए जाते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब कुछ फैसले इसलिए किए जाते हैं ताकि उनसे एक छिपा हुआ संदेश लोगों के बीच जाए।
तो ये फैसला हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, इसका कोई बहुत ज्यादा असर भी नहीं होगा, लेकिन ये एक संदेश देने वाला फैसला है कि अब आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे आखिरकार हमने हटा दिया है, और ये सिर्फ एक संदेश देने के लिए है, ये ऑप्टिक्स के लिए है। दूसरी बात जो विपक्ष कह रहा है कि देर से क्यों किया, इस लॉजिक से अगर हम चलें तो इसका मतलब अगर कोई सही काम देर से भी किया गया है तो क्या वो गलत हो जाएगा। माना कि ये काम प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद कभी भी कर सकते थे, लेकिन अब अगर उन्होंने 2024 में भी किया है तो इसमें बुराई क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह फैसला गलत हो जाएगा, लेकिन हुआ यह है कि अब इसे एक राजनीतिक रंग पूरी तरीके से दे दिया गया है। वरना जो लोग आरएसएस को जानते हैं, संघ को जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि संघ और सरकार के बीच में बहुत दूरी रहती है और संघ कभी भी सरकार के लिए काम नहीं करता, ना सरकार से कभी कोई मदद लेता है। एक और नया बदलाव दिखाते हैं, और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि एक जमाने में पूरा विपक्ष जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाता था, आज वही आरोप प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगा रहे हैं। समय का चक्र बिल्कुल घूम चुका है 2 महीने के अंदर अंदर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद में 2.5 घंटे तक उनका गला घोंट कर रखा था और उनकी आवाज को दबा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने उसी भाषण का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने 2 जुलाई को लोकसभा में दिया था। यह भाषण 2 घंटे 14 मिनट का था और इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने लगातार उनके भाषण को शोर शराबा करके बाधित करने की पूरी कोशिश की थी, उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की थी। इस दौरान खुद राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने के लिए कह रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उस दिन विपक्ष ने संसद में उनका गला घोंट कर रखा और यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ था। और बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह बयान दिया, वो गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, वो भावुक भी हो रहे थे और उनके चेहरे पर एक निराशा भी थी। यानी ये जो बात हुई है ये उन्हें वाकई बहुत परेशान करने वाली बात है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। अब आप ये देखिए कि जब यही विपक्ष चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाता था कि वो तानाशाह हैं, वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, तब लोग कहते थे ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और देखिए, जिस दिन ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे, उन्हें ये हेडफोन अपने कानों पर लगाना पड़ा था। ये तस्वीरें मैं निकाल कर लाया हूं। ये हेडफोन उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि विपक्ष के जो सांसद थे वो इतना शोर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो ये हेडफोन उन्होंने पहना और फिर अपना भाषण उन्होंने दिया। अब आप ये देखिए कि उस दिन राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी सांसदों ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया था, उन मर्यादाओं को तोड़ दिया था। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये गलत तरीका। प्लीज माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। आप संसद कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है।
अब सोचिए, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 2.5 घंटे लंबा भाषण दिया था और उस 2.5 घंटे में 2.5 मिनट नहीं, 2.5 सेकंड भी ऐसे नहीं आए जब सदन में शांति हो। 2.5 सेकंड भी ऐसे नहीं आए जब विपक्ष के सांसदों ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर यह सुनने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब दे रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है, तो सुनकर तो देखो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सेकंड के लिए भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इतने शोर शराबे के बीच वो लगातार बोलते चले गए, जैसा मैं आपको बताया था, हेडफोन पहनकर। और आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी पर यही विपक्ष आरोप लगाता था कि वो तानाशाह है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और आज वही आरोप प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगा रहे हैं। विपक्ष ने जब पीएम मोदी पर यह आरोप लगाए तब कहा जाता था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज को जबरदस्ती दबा दिया गया, तो क्या अब लोकतंत्र और वही संविधान खतरे में नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज आप सबको गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए। सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं, कोई पार्टी कभी अच्छा प्रदर्शन करती है, कोई पार्टी कभी खराब प्रदर्शन करती है, लेकिन क्या कुछ सीटें ज्यादा जीतने के बाद आप लोकतंत्र की इज्जत करना कम कर देंगे? क्या अपना लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे? क्या अपने नियम कानून लागू करने की कोशिश करेंगे? और क्या यह सोचेंगे कि अब आप सारा पासा पलट देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जीत ली? बिजनेस मॉडल के बारे में आज बताना चाहते हैं, और एक खास तौर पर हमारे देश के छात्रों के लिए है और उन छात्रों के परिवारों के लिए है, जिससे आपको पता चलेगा कि नीट यूजी की परीक्षा में कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई होगी। लेकिन उससे पहले आप इस बदलाव को देखिए कि आज देश की संसद में परीक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर बहस हो रही है, और ये एक ऐसी चीज आज देखने को मिल रही है जो पहले देश में बहुत कम होता था। तो देखिए, यह मुद्दा चाहे विपक्ष ने उठाया हो या सत्ता पक्ष ने उठाया हो, लेकिन आज जिस चीज की संतुष्टि हमें है वो ये है कि कम से कम संसद में अब सही मुद्दों पर बहस होनी शुरू हुई है। कम से कम संसद में आज इस देश के छात्रों पर बहस हो रही है, संसद में शिक्षा पर बहस हो रही है, परीक्षा की प्रक्रिया पर बहस हो रही है। वो संसद जहां सिर्फ राजनीति होती थी, हालांकि राजनीति तो इस पर भी हो रही है, लेकिन यह भी एक अच्छी बात है तो कि कम से कम शिक्षा को आप राजनीति के अंदर तो लेकर आए। कम से कम राजनीति अगर हो रही है तो शिक्षा पर हो रही है, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के छात्रों को और युवाओं को इस बहस का फायदा मिलेगा। आज संसद का बजट सत्र शुरू होते ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परीक्षाओं के पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड बता दिया। हमारे देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कहा यह सब फ्रॉड है, ये प्रक्रिया, और कहा कि कोई भी परीक्षा आज भारत में सुरक्षित नहीं है। There is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि अब ये जो परीक्षाएं हैं सिर्फ अमीरों के लिए रह गई हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप इन परीक्षाओं को खरीद सकते हैं, इनके नतीजों को खरीद सकते हैं, परीक्षा में मिलने वाले नंबर्स को यानी मार्क्स को खरीदा जा सकता है, सब कुछ फॉर सेल है। राहुल गांधी के इस बयान को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें राहुल गांधी से किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है, मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया
देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, सरकार चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके परिवार हैं, उन्हें अब शक हो चुका है। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कुछ ना कुछ धांधली या गड़बड़ी हो रही है और उनके बच्चे की परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं कुछ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए अब आप ये देखिए कि नीट यूजी की परीक्षा में धांधली कैसे हुई थी और कैसे कोटा, सीकर और बहादुरगढ़ के परीक्षा केंद्रों पर आंसर शीट्स को सॉल्वर गैंग्स द्वारा भरवाया गया था, यानी आंसर शीट उन्होंने लिखी। यह जानकारी छात्रों की तरफ से पेश हुए एक वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में दी और कहा कि जिस छात्र को ग्रेस मार्क्स के कारण 720 में से 719 अंक मिले, उस छात्र की रैंक जांच के बाद 68 से 58,000 पर पहुंच गई। 68वीं रैंक से 58,000, जबकि जिस छात्र के 718 अंक आए थे, उसकी रैंक जांच के बाद 69 से 39,000 पहुंच गई। और यह सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्योर है। सबसे बड़ी बात यह कि देश में जिन परीक्षा केंद्रों का रिजल्ट औसत रिजल्ट से ज्यादा है, वो परीक्षा केंद्र संयोग से सिर्फ 3 स्थानों पर हैं। यानी 3 स्थान ऐसे हैं जहां से छात्रों को सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। इन 3 स्थानों में ही ऐसा क्या है कि वहां के छात्र सबसे ज्यादा नंबर ले रहे हैं? क्या वहां के छात्र किसी और चक्की का आटा खाते हैं? क्या वहां के छात्र जो हैं वो पूरे देश के छात्रों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा परिश्रमी हैं? वो 3 कौन से हैं? देखिए, कोटा, सीकर और बहादुरगढ़, ये 3 स्थान हैं जहां से सबसे ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वकील के मुताबिक हमारे देश में परीक्षा केंद्र चुनने के लिए रेजिडेंस को वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है। छात्र का रेजिडेंस जो है उसको वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है और इसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जिससे कोई भी छात्र जहां का भी परीक्षा केंद्र चाहते हैं वो उस परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं और उन्हें वही परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर कोई पंजाब में रहने वाला छात्र है और वो ये कहे कि उसे सीकर में परीक्षा केंद्र चाहिए तो उसे मिल सकता है। सीकर में परीक्षा देने वाले केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी सीकर में परीक्षा केंद्र बहुत ज्यादा है। सीकर में एक परीक्षा केंद्र पर 1000 छात्र हैं और 8 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। इनमें से 69 छात्रों ने 650 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। 241 छात्रों ने 550 से ज्यादा अंक लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन शहरों के कोऑर्डिनेटर्स असल में प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं और इन परीक्षाओं के निरीक्षक इन्हीं प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हैं। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वहां जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी इन प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हैं और इसीलिए संभव है कि कोचिंग सेंटर्स और इन निजी स्कूलों के बीच कोई ना कोई मिली भगत हो जाती हो। सीकर में 48 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें सीबीएसई नहीं चलाती। इसी तरह राजकोट में एक केंद्र पर 1900 छात्र हैं और 12 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए, जबकि 115 छात्रों ने 650 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए। इसके अलावा गुजरात में 12वीं क्लास में फेल होने वाली एक लड़की को नीट में 705 अंक मिल गए। ओएमआर शीट जमा करने के बाद इसे सील करने के लिए कोई तय समय नहीं है। यह सिस्टम की असफलता है क्योंकि ओएमआर शीट से लगातार छेड़छाड़ की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ओएमआर शीट लंबे समय तक रहती है और उन्हें इससे छेड़छाड़ करने से कोई आगे रोक नहीं सकता। यानी जब छात्र अपनी आंसर शीट जमा करके चले गए, उसके बाद उस आंसर शीट को जमा करने तक काफी समय होता है और उस समय के दौरान आपकी आंसर शीट बदली जा सकती है। तो बड़ा सवाल जो आज उठा सुप्रीम कोर्ट में वो यही है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा बच्चों को नंबर मिल रहे हैं। इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां रहते ही नहीं थे और वो अपनी पसंद के कुछ केंद्र ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं जो दूसरी जगहों पर होते हैं और वहां जाकर उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो क्या ये संभव है कि प्राइवेट स्कूल में अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो आपने प्राइवेट स्कूल के स्टाफ से सेटिंग कर ली? अगर उस एग्जामिनेशन सेंटर में जिन टीचर्स की ड्यूटी लगी है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं तो आपने उनके साथ सेटिंग कर ली। और एक और सॉल्वर गैंग जो करता है वो ये कि एक बार आप अपनी आंसर शीट जमा करके चले गए तो कई बार उस आंसर शीट के जमा होने के बाद ऐसे आरोप हैं कि उसे बाद में बदला जा सकता है।
अब ये सारे जांच के विषय हैं और हम चाहेंगे कि सरकार को इसकी एक गहन जांच अच्छी तरीके से करनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, रेस से बाहर हो गए हैं। और ये फैसला उन्होंने चुनावों से 3 महीने 14 दिन पहले लिया है। सिर्फ 81 वर्ष के जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि अभी उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति होने के नाते उनकी सबसे पहले दावेदारी बन रही थी। लेकिन अब जो बाइडेन ने एक पत्र लिखकर यह ऐलान कर दिया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो बाइडेन को आखिरी वक्त में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस क्यों लेना पड़ा, जबकि 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक भगवान खुद नीचे आकर मुझसे उम्मीदवारी छोड़ने को नहीं कहते तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत मजबूत उम्मीदवारी और जो बाइडेन अब साफ साफ अपनी हार को देख रहे थे। जिस वक्त जो बाइडेन ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया, उस वक्त उनके विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, वहीं जो बाइडेन की लोकप्रियता गिरने लगी। इसके बाद ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने अमेरिका में उनके समर्थन में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी, जिससे बाइडेन की स्थिति और कमजोर हो गई। जो बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति न लड़ने की दूसरी बड़ी वजह है उनकी पार्टी का उन पर बढ़ता हुआ दबाव। जो बाइडेन की पार्टी के नेता उन पर चुनाव न लड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। हार के डर से कई नेता चाहते थे कि बाइडेन पीछे हट जाएं और उनकी बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई और नेता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यह कह दिया था कि जो बाइडेन का जीतना आसान नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा देने वाले बहुत सारे लोगों का भी जो बाइडेन पर विश्वास उठ गया था। जो बाइडेन के लिए तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत उनकी बढ़ती उम्र और बिगड़ता स्वास्थ्य और उनकी कमजोर याददाश्त बन गई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनके मानसिक स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहे थे और अब जो बाइडेन कोरोना संक्रमित भी हैं, अभी हाल ही में उन्हें कोरोना हुआ और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब कोरोना उन्हें हुआ तो वो आइसोलेशन में थे और उन्होंने 2-3 दिन अकेले में बिताए और इस दौरान उन्हें ये लगा होगा, उन्होंने जब पूरा सोचा होगा अकेले में इसके बारे में और उन्हें लगा होगा कि हारने से अच्छा यह है कि रेस से बाहर हो जाए। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्होंने थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन कहकर बुलाया था। कमला हैरिस को ट्रंप कहकर बुलाने से उनकी याददाश्त पर और ज्यादा सवाल उठने लगे कि क्या जो बाइडेन को भूलने की बीमारी हो गई है। और आज भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़कर जो बाइडेन कहीं अपने इस फैसले को भी 1-2 दिन के बाद भूल तो नहीं जाएंगे, कहीं वो इस बात को भी तो नहीं भूल जाएंगे कि वो अब राष्ट्रपति पद से बाहर होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत देखिए। जो बाइडेन कुछ महीने पहले तक बिल्कुल ठीक चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे लीगल मैटर्स में, कानूनी मामलों में फंस गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। तो पहला टर्निंग पॉइंट यह था कि वो कानूनी सारे मामलों से निकलकर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। दूसरा, जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की कि अपने नॉमिनेशन से पहले ही वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डिबेट करने के लिए तैयार हो गए और उस डिबेट में वो बुरी तरीके से हार गए और वो लगातार अपनी जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, अपने जो कहना वो जो चाहते थे उसे लगातार भूल रहे थे। और तीसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ उसने इस पूरे के पूरे इलेक्शन की तकदीर ही बदल दी और अब उनका जीतना तय माना जा रहा है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है।